आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन के लिए 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर रहेंगे। ये राजकीय यात्रा द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस दौरान पीएम मोदी व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत करेंगे। यात्रा के जरिए भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देगा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की राजकीय यात्रा पर रहेंगे, जहां जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा। द्विपक्षीय साझेदारी, रक्षा, व्यापार और पर चर्चा भी इस दौरान की जाएगी। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर भी दिया जाएगा। चले, पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय सत्र अली हुसैन से चर्चा करेंगे। भारत जॉर्डन के राजनयिक संबंधों पर, जहां पीएम मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। यात्रा में भारत जॉर्डन आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग पर भी। वहीं 16 दिसंबर को पीएम मोदी जॉर्डन के इथियोपिया जाएंगे। पहली बार जहां इथियोपिया में निवेश, विकास और क्षेत्रीय साझेदारी पर फोकस जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओमान की यात्रा में व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया जाएगा। को लेकर भारत जॉर्डन के बीच आईएमईसी कॉरिडोर और निवेश अवसरों भी खुलेंगे, जहां यात्रा से भारत और जॉर्डन के बीच क्षेत्र में सहयोग। जहां पीएम मोदी की इस यात्रा से 3 देशों के साथ मजबूती भी मिलेगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच से अपनी भूमिका बढ़ाएगा। पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की अधिकारी यात्रा पर, जहां जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय हुसैन के साथ ये अहम मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली राजकुमार गोयल बने नए सीआईसी। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। पूर्व आईएएस अधिकारी संभालेंगे सीआईसी पद। जहां सूचना अधिकार में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जहां सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने का ये लक्ष्य। प्रशासनिक अनुभव से मजबूत होंगे नेतृत्व। वहीं आपको बताते चले, पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। इस पद पर नियुक्त होने के बाद वे सूचना के अधिकार और सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। राजकुमार गोयल के अनुभव और प्रशासनिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उम्मीद जताई जा रही कि वे सीआईसी के रूप में जनहित में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। वहीं आपको गोयल बने नए सीआईसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। पूर्व आईएएस अधिकारी संभालेंगे सीआईसी पद। सूचना अधिकार में सुधार की जो है उम्मीद जताई जा रही है, जहां सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य जा रहा है। मैं आपको बताते चले, राजकुमार गोयल बने नए सीआईसी। मैं राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार के से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो वहीं हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने राज्य में सभी विकास कार्य बिना किसी रुकावट पूरे होने और आगामी कुंभ मेले की सफल तैयारी के लिए भगवान महादेव और संत समाज का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने बताया कि 2027 में होने वाले कुंभ मेले का आयोजन संतों के आशीर्वाद, जनता के सहयोग
और सरकार के प्रशासन में समन्वय से भव्य और सुचारू रूप से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन की नियुक्ति से पार्टी के युवाओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बढ़ा है और ये बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती प्रदान करेगा। महादेव का आशीर्वाद मिले और महादेव का आशीर्वाद ये लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर एक आने पर अच्छा महसूस हो, उनको सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी आए हैं और निश्चित रूप से उनके बनने से नौजवानों में, युवाओं में बहुत एक जोश है। लंबा कालखंड उन्होंने बाल्यकाल से ही युवा मोर्चा में, भारतीय जनता पार्टी में नौजवान युवाओं के बीच में लगाया है। निश्चित रूप से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उसमें हमारी पार्टी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से करती आई, आगे भी बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं नितिन नवीन जी को बहुत अपनी ओर से। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने देश के लौह पुरुष के योगदान और उनके राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका को याद किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए साहस, एकता और सेवा भाव के आदर्श आज भी भारतीय जनता के मार्गदर्शन करती है। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील भी की है कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान भी दें। कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। ये देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के उन विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा
जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता, 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया, लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए एक चिरस्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या देश के अंदर उस समय 567 थी, इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़ करके भागना पड़ा। बंगाल की राजनीति में इस बार सियासी गर्माहट चरम पर है। रामलीला के मंच पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर तीखे वार किए। बीजेपी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनावी तैयारियों को लेकर सवाल उठाए। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने पलटवार करते हुए नेहरू परिवार को तुलना बाबर के वंश से की। आज हम आपको दिखाएंगे इस विवाद की पूरी तस्वीर, रामलीला के मंच से लेकर चुनावी रणनीतियों तक। रंगमंच पर इस बार सिर्फ रामायण की कथा ही नहीं बल्कि सियासी हंगामा भी छाया रहा। मंच से नेताओं ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और प्रतिद्वंदियों दलों पर ही निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये साफ संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही तीव्र और संवेदनशील रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में हिंसा और मतदाता दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। विशेषज्ञ बताते हैं कि रामलीला जैसे मंच पर राजनीतिक बयानबाजी करना नई रणनीति नहीं, लेकिन इस बार ये काफी जोरदार और स्पष्ट संदेश देने वाली रही।
राजनीतिक दल अब अगले चरण के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया और रोड शो के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने भी रामलीला मंच पर भरपूर उपयोग करते हुए अपनी छवि मजबूत करने की योजना बनाई है। मुस्लिम लीग नक्सली एजेंडे पर काम। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि मुस्लिम लीग नक्सली एजेंडे के तहत काम कर रही है। कांग्रेस अराजकता का मंच बनती जा रही है। त्रिवेदी ने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को भी अपशब्द कहे हैं, लेकिन अब जब पार्टी मोदी की कब्र खुदवाने की बात कर रही है तो उसका भविष्य स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नियति वही होने वाली है जो द लास्ट मुगल किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में लिखी गई है। त्रिवेदी ने विस्तार से समझाते हुए कहा है कि मुगल साम्राज्य में 6 शासकों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, और इसके साथ ही छठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इसी तरह कांग्रेस का भी नेहरू परिवार के 6 सदस्यों का शासन रहा। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी छठे व्यक्ति हैं जो वर्तमान में सत्ता का आनंद ले रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यद्यपि कोई तुलना नहीं है जहां राहुल गांधी जी भारत की राजनीति और अपनी पार्टी के सर्वाधिक असफल और सर्वाधिक उच्छृंखल नेता साबित हुए हैं, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक कर्मठ नेता साबित हुए हैं। बीजेपी नेता ने इतिहास के पन्नों में कांग्रेस को दफन करने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो मुगलों का हुआ था। वे लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है जो उन्हें इतिहास के पन्नों में दफन कर देंगी। उधर कांग्रेस ने अपनी रैली में बीजेपी पर चुनावी धांधली, ईवीएम में गड़बड़ी और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को आरोपों को और बहुत पहले ही खारिज कर दिया था। अब बीजेपी ने कांग्रेस को परिवारवादी और अराजक करार दे दिया है। तो ये थी रामलीला के मंच से उठी सियासी गर्माहट की पूरी कहानी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है और एक तरफ बीजेपी ने वोट चोरी और कांग्रेस के मुस्लिम लीग नक्सली एजेंडे पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनावी धांधली और लोकतंत्र पर हमले के आरोप लगाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बंगाल की राजनीति और रामलीला जैसे मंच दोनों ही सियासी संदेश देने का जरिया बन गए हैं और आने वाले दिनों में इन मुद्दों का असर स्पष्ट नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फैसला लेते हुए अनुभवी नेता नितिन नवीन को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। 5 बार से विधायक रहे नितिन नवीन अब पार्टी की कमान संभालते नजर आएंगे। संगठन में उनकी भूमिका कैसे पार्टी को और मजबूत करेगी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ने संगठनात्मक मजबूती के लिए भरोसा जताया है एक ऐसे नेता पर जो जमीन से जुड़ा है। नाम है नितिन नवीन, एक ऐसा नाम जो लगातार 5 बार विधानसभा के चुनाव में अपराजय रहा है और अब उन्हें एक बार फिर ऐसी जिम्मेदारी से नवाजा गया है जो उन्हें संगठन के लिए आयाम की ओर ले जाएगी। चलिए जानते हैं उनका सियासी सफर। साल 1996 में पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल में मैट्रिक की। 1998 में दिल्ली के CSKM पब्लिक स्कूल से इंटर की पढ़ाई। साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। साल 2010 से 2025 तक वो लगातार 5 बार बांकीपुर सीट से जीतते आ रही हैं और अब नई जिम्मेदारी मिली है बीजेपी संगठन में बड़ी भूमिका। नितिन नवीन ने राजनीति में प्रवेश
छात्र जीवन से किया और धीरे धीरे पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हुए वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार की राजनीति का एक नया जाना पहचाना नाम है। नितिन नवीन फिलहाल पार्टी की बागीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन ने साल 2006 में राजनीति की शुरुआत की थी। मान सकते हैं कि उन्हें ये विरासत में मिली है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा शुरुआती दौर में कई बार बीजेपी से विधायक रहे थे और पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उस सीट से जीत रहे हैं। नितिन नवीन साल 2016 से 19 में बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्हें पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में साल 2021 में मंत्री बनाया गया था। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने गए, जो उनके मजबूत समर्थन और संगठनात्मक पकड़ को दर्शाता है। वो एक जमीनी कर्मठ और अनुशासित कई हजारों युवा में काफी उत्साह है, युवा कार्यकर्ता जो है पुत्र और परिवार की बात करती है, वो उसके लिए कितनी बड़ी सबक कहेंगे? मैं तो बस नहीं कहूंगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्य पूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का बंगाल और भारतीय जनता पार्टी आज हमारी 45 वर्ष की हो गई है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 वर्ष का है। ये पूरे देश के नौजवानों को, युवाओं को एक बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी को साथ लेकर के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, युवाओं को नेतृत्व देना चाहती है, युवाओं के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को निराकरण करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी सूत्रों की माने तो आने वाले चुनाव को देखते हुए ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर उत्साह है। उनका कहना है कि नितिन नवीन की पकड़ जमीनी स्तर तक मजबूत है, जिसका फायदा संगठन को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक नितिन नवीन की नियुक्ति बीजेपी की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। अनुभवी चेहरा, मजबूत संगठन और स्पष्ट चुनावी दृष्टिकोण, ये तीनों फैक्टर पार्टी को बढ़त दिला सकते हैं। 5 बार के विधायक से संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तक का सफर नितिन नवीन के सामने अब चुनौती बड़ी है। देखना होगा कि क्या वो इस नई भूमिका में बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाते हैं। हालांकि जिम्मेदारी बड़ी है, उम्मीदें उससे भी बड़ी है। संगठन को एकजुट रखना, चुनावी रणनीति को धार देना और विरोधियों को जवाब देना, ये सब नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।